हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन परिचय और उनकी एक कहानी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वासुदेव शरण जी की जीवनी। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने पढ़ी-निकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई, मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृति, पाली, प्रकृति के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। पहला कल्पवृक्ष, दूसरा पृथ्वीपुत्र, तीसरा भारत की एकता, चौथा मातृभूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्यिक दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जैसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें हैं उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोदार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों में शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। सांस्कृतिक निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई हैं। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृति की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणिकों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और
इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विविधता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित हो उठता है। राष्ट्र का स्वरूप भूमि। ये एक कहानी। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुलन पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की औपनिक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यह कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघालयों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खोलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की भी नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रशंसा, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना है। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे।
तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो, मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि, पुत्र पृथ्वी, भूमि माता, हे माता मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना में राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय जन हृदय का भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ इस परिणाम मातृभूमि के लिए इसका प्रकट